नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम शब्द विचार की कक्षा में विकारी शब्दों पर चर्चा कर रहे थे और विकारी शब्दों में हमने संज्ञा व सर्वनाम पर विस्तृत वार्ता कर कर चुके हैं। अब इसके बाद में विकारी शब्दों में जो हमारा अगला बिंदु होगा वार्ता का, वो होगा विशेषण। और विशेषण जो हैं वो हमारे विकारी शब्द हैं। विशेषण पर आज हम विस्तृत वार्ता करने वाले हैं। चलो आज हम आरंभ करते हैं विशेषण की कक्षा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, इससे पहले हम थोड़ा संज्ञा व सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। संज्ञा और दूसरा जो बिंदु है सर्वनाम, इन पर हम वार्ता कर चुके हैं, विस्तृत वार्ता हो चुकी है। देखो, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, सर्वनाम कहलाते हैं। शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर हम विस्तृत वार्ता कर चुके हैं। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं और इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम। अब तीसरा जो बिंदु आता है हमारा, वह आता है विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहेंगे हम? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अर्थात संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम हैं, उन सब की विशेषता जिसके द्वारा बताई जाएगी उसे हम विशेषण कहेंगे। देखिए परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कह रहे हैं। अर्थात संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम आता हो, वस्तु या फिर स्थान या भाव, और उनकी विशेषता बताई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण हमने लिया, ताजमहल सुंदर है, तो ताजमहल यहाँ पर क्या है? ताजमहल यहाँ पर संज्ञा है। ताजमहल यहाँ पर संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है, और ताजमहल क्या है? सुंदर है। और सुंदर शब्द के द्वारा क्या है? विशेषता बताई जा रही है, और जिसके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द हैं वह क्या है? विशेषण है। अर्थात यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कौन से शब्द के द्वारा? सुंदर के द्वारा। तो यहाँ पर सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर संज्ञा है ताजमहल। दूसरा उदाहरण है, आकाश नीला है। यहाँ पर आकाश संज्ञा है, यहाँ पर आकाश क्या है? संज्ञा है। और नीला जो शब्द है वो इस संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। नीला शब्द क्या है? आकाश की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर नीला क्या है? विशेषण है।
नीला शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण है। हमने पढ़ा है परिभाषा में कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर नीला जो शब्द है इसके द्वारा आकाश की विशेषताएं बताई जा रही है। वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी, वह यहाँ पर इशारा किया गया है। यहाँ पर निश्चित किसी पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि वह पुस्तक क्या है, अच्छी है। तो यहाँ पर संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता जो बताई जा रही है, यहाँ पर पुस्तक की जो विशेषता बताई जा रही है वो है अच्छी। अच्छी है अर्थात अच्छी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेषण। और यहाँ पर वह क्या है, सर्वनाम है, वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम। और पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाली शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। भला व्यक्ति, देखो भला व्यक्ति, भला व्यक्ति, भला व्यक्ति है। अब व्यक्ति कैसा है, भला है। अर्थात यहाँ पर जो ये भला जो शब्द है इसके द्वारा व्यक्ति की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। और व्यक्ति यहाँ पर क्या है, व्यक्ति एक संज्ञा है। क्या है, व्यक्ति एक संज्ञा है। और इसकी विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, भला, भला जो शब्द है उसके द्वारा बताई जा रही है। अर्थात भला यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। भला यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द निकल कर आते हैं विशेषण में, इनका तात्पर्य हम समझते हैं। देखिए आप, सबसे पहला जो शब्द हमारे पास है वह है विशेष्य। अब यहाँ पर विशेष्य किसे कहेंगे, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, बताई जाए उसे क्या कहेंगे हम, विशेष्य कहेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। विशेषक जिससे या जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे, विशेषक कहेंगे। जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषक कहेंगे। अब अगला आता है परविशेषण। अर्थात यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द परविशेषण कहलाते हैं। बताने वाले शब्द परविशेषण कहलाते हैं। देखिए इन 3 शब्दों को हमने यहाँ पर परिभाषित किया है। 3 शब्दों को यहाँ पर हमने परिभाषित किया है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती, अर्थात संज्ञा व सर्वनाम। यहाँ पर क्या होगा, विशेष्य होगा। संज्ञा या सर्वनाम क्या होगा, विशेष्य होगा। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषक कहते हैं। और विशेषक ही क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषक ही क्या होता है, विशेषण होता है। अर्थात इन दोनों को हम विशेषक या विशेषण कह सकते हैं। अर्थात विशेषक को हम विशेषण भी कह सकते हैं और विशेषण को हम विशेषक के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषक या विशेषण कहेंगे। परविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो उसे परविशेषण कहा जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, ताजमहल सुंदर है। हमने यहाँ पर लिया ताजमहल, ताजमहल सुंदर है। अब यहाँ पर जो सुंदर शब्द हैं, जो सुंदर शब्द हैं
वह क्या है, इसके द्वारा विशेषता बताई जा रही, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशेषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषक। विशेषक। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात ताजमहल की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष से। अर्थात यहाँ पर ताजमहल क्या हो जाएगा, विशेष से। ताजमहल को क्या कह सकते हैं हम, विशेष से। अर्थात जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है वही क्या होता है, वही विशेष से होता है, अर्थात उसी की विशेषता बताई जाती है। आगे देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अर्थात विशेषण के जो प्रकार है 5 प्रकार है। और इसमें सबसे पहले हम ले गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण और नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण के 5 प्रकार होते, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इस संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है क्योंकि ये सर्वनाम से बने होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जा सकता है या कहते हैं। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। सबसे पहला हम लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार अथवा दशा का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिनके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार या दशा का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पहला उदाहरण है ईमानदार आदमी। ईमानदार आदमी, अब ईमानदार क्या है, यहाँ पर क्या है, गुण है। आदमी की विशेषता, आदमी एक संज्ञा है, आदमी संज्ञा और इसकी विशेषता बताई जा रही है ईमानदार शब्द से, तो ईमानदार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईमानदार क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है, गुणवाचक है, अर्थात गुण बताया गया है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पर जो आदमी है वह क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा को क्या कहा है हमने, विशेष से, अर्थात हम इसको विशेष से भी कह सकते हैं। विशेष से यूं कह सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष से कह सकते हैं, और जिसके द्वारा बताई जाती है उसे हम विशेषक या विशेषण कहते हैं, विशेषक या विशेषण कहते हैं। तो ईमानदार आदमी, यहाँ पर ईमानदार जो शब्द है वो इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अर्थात वो कैसा है, वह ईमानदार है। बेईमान आदमी, यहाँ पर दोष है, बेईमान, देखो हमने गुण, दोष, बेईमान आदमी, अर्थात यहाँ पर जो आदमी शब्द है वो एक संज्ञा है, और संज्ञा को हम क्या कहेंगे, विशेष से। क्या कहेंगे, विशेष से, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कह सकते हैं, विशेष से। और यहाँ पर आदमी जो शब्द है, आदमी जो संज्ञा है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, बेईमान है, तो बेईमान यहाँ पर क्या है, विशेषण है। ये एक दोष है। हमने परिभाषा में पढ़ा है कि गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा का बोध जिन विशेषण शब्दों के द्वारा करवाया जाता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सुंदर बालक, यहाँ पर देखिए सुंदर बालक, बालक कैसा है, सुंदर है, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वो क्या है, विशेषता बता रहा है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा विशेषण, और बालक यहाँ पर विशेष से, बालक यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष से, विशेष से। मीठा आम, आम कैसा है, मीठा है,
आम यहाँ पर कैसा है, मीठा है, अर्थात मीठा जो शब्द है वो क्या है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण। और आम क्या है, एक संज्ञा है, एक विशेष्य है। आम क्या है, एक संज्ञा, एक विशेष्य है। काला कुत्ता, देखो रंग बताए यहाँ पर, कुत्ता कैसा है, काला, काला कुत्ता। यहाँ पर भी रंग बताया है, देखिए आप, काला कुत्ता। यहाँ पर कुत्ता कैसा है, काला है, अर्थात उसके रंग, रंग की विशेषता बताइए, अर्थात काला शब्द यहाँ पर हो जाएगा विशेषण, और कुत्ता यहाँ पर संज्ञा। कुत्ता यहाँ पर संज्ञा या इसे विशेष्य भी कह सकते हैं। पुराना कमीज, कमीज कैसा है, कमीज यहाँ पर संज्ञा है, और पुराना यहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है, अर्थात पुराना यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण, और कमीज यहाँ पर एक संज्ञा है। मोटा बालक, आकार बताएगा, बालक कैसा है, मोटा, मोटा बालक, मोटा बालक। बालक यहाँ पर एक संज्ञा है, अर्थात इसको हम विशेष्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और मोटा यहाँ पर क्या है, एक विशेषण है, और विशेषण में भी कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है, अर्थात यहाँ पर गुण बताया गया है, गुणवाचक विशेषण है। गर्म पानी, अगला जो उदाहरण है, गर्म पानी, गर्म पानी, पानी कैसा है, गर्म है, अर्थात पानी यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है, गर्म है। तो गर्म यहाँ पर एक दशा है, अर्थात यहाँ पर दशा का बोध करवाया गया है कि पानी कैसा है, गर्म है। तो ये गर्म यहाँ पर विशेषण, और विशेषण कौन सा, गुणवाचक विशेषण, और पानी यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेषक या विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण में जिन संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार अथवा दशा का बोध करवाया जाता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार विशेषण का, संज्ञावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित, किससे संबंधित, संख्या से संबंधित विशेषता का बोध होता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित, किससे संबंधित, संख्या से संबंधित विशेषता प्रकट की जाती है, संख्या से संबंधित विशेषता बताई जाती है, तो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो संख्या के गणनावाचक, गिनती, जैसे गिनती 1 2 3, एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, तो यहाँ पर बालकों को या लड़कों को हम गिन सकते हैं, जैसे एक बालक, एक बालक। तो यहाँ पर बालक क्या है, एक संज्ञा है, और इसकी जो विशेषता बताई गई है कि बालक एक है, तो यहाँ पर एक संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है। एक बालक, 2 बालक, ऐसे कर्मवाचक, दूसरा, तीसरा, अर्थात दूसरा बालक, तीसरी पुस्तक, चौथा व्यक्ति, तो ये क्या है, कर्मवाचक। कर्मवाचक के द्वारा अगर विशेषता बताई जाती है तो भी वह संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते। आवर्तीवाचक गुणा, जैसे 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये भी क्या है, आवर्तीवाचक, ये भी संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। समूहवाचक, दोनों बालक, तीनों बालक इधर आओ, या फिर 5 बालक, तो इस प्रकार से यहाँ पर गणनावाचक, गिनती 1 2 3, या कर्मवाचक दूसरा, तीसरा, या फिर आवर्तीवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या समूहवाचक दोनों, तीनों, पांचों आदि का बोध करवाया जाता है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हमने लिया 10 आदमी, आदमी कितने हैं, 10 आदमी, अर्थात आदमी एक संज्ञा है, और संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट की गई है। कौन सी, संख्या संबंधी विशेषता प्रकट की गई है कि आदमी कितने हैं,
10 आदमी है, अर्थात आदमियों को गिना जा सकता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है कुछ आदमी, कुछ आदमी अर्थात कुछ में निश्चित नहीं है, कुछ में निश्चित नहीं है कितने आदमी, लेकिन आदमियों को गिना तो जा सकता है, आदमियों को गिना तो जा सकता है। कुछ आदमी यानी कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, कितने भी हो सकते हैं, अर्थात ये भी संख्या संबंधी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर संख्या के आधार पर जो संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अगर निश्चित संख्या है, जैसे 10 आदमी, हमने यहाँ पर ये पहला उदाहरण पढ़ा है, 10 आदमी, तो यहाँ पर आदमियों की संख्या क्या है? निश्चित है। तो इसी के आधार पर पहला जो हमारा प्रकार होगा संख्यावाचक में, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और दूसरा होगा, यहाँ पर दूसरा उदाहरण हमने लिया कुछ आदमी, अर्थात अनिश्चित है, तो इसी के आधार पर दूसरा जो भेद होगा संख्यावाचक का, वो होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या के आधार पर देखिए, संख्यावाचक विशेषण संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संख्या के आधार पर जो विशेषण है संख्यावाचक, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 दर्जन केले 2, 1 दर्जन केले 2। अब यहाँ पर केलों को क्या है? गिना जा सकता है। केलों को यहाँ पर गिना जा सकता है कि 1 दर्जन केले 2, अर्थात यहाँ पर देखते हैं 1 दर्जन, 1 दर्जन ये संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करता है। कितने दर्जन? 1 दर्जन केले। केलों को गिना भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है। तो 1 दर्जन यहाँ पर केलों की क्या है? विशेषता बताई गई है कि केले कितने? 1 दर्जन 2, अर्थात 1 दर्जन में 12 केले, अर्थात यहाँ पर संख्या संबंधी विशेषता प्रकट की गई है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरी पुस्तक निकालो। देखो आप, दूसरी, तो यहाँ पर दूसरी जो है वो क्या है? संख्या संबंधी विशेषता प्रकट कर रही है कि पुस्तक कौन सी? दूसरी पुस्तक निकालो, अर्थात यहाँ पर जो पुस्तक है, पुस्तक एक संज्ञा है और इसकी विशेषता प्रकट की गई कि दूसरी पुस्तक निकालो, अर्थात यहाँ भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीनों बालक खेल रहे हैं, तीनों बालक खेल रहे हैं, अर्थात जो तीनों बालक हैं वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बालकों की जो संख्या है वो क्या है? 3 है, अर्थात ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इस प्रकार से जहां भी निश्चित संख्या का बोध करवाया जाता है, संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाया जाता है, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ केले लाओ, कुछ केले लाओ, कुछ किलो केले। देखो उदाहरण, कुछ किलो नहीं, कुछ केले लाओ। किलो तो परिमाणवाचक में चला जाएगा, कुछ किलो केले। यहाँ पर देखते हैं, कुछ केले लाओ, ये हमारे पास उदाहरण है। दूसरा, कुछ केले लाओ। अब हम पढ़ रहे संख्यावाचक विशेषण, उसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी केलों को गिना जा सकता है, इनकी गिनती की जा सकती है
और कुछ केले लाओ। अब कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 2, 4, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध करवाया गया कुछ शब्द से, कुछ शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध करवाया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ केले लाओ, तो केले यहाँ पर गणना गिने जा सकते हैं, और कुछ से क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कुछ केले लाओ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई बालक खेल रहे हैं, कई बालक, अब बालक क्या है, बालकों को गिना जा सकता है, लेकिन कई कई जो शब्द आया है ये अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है, अनिश्चितता का, अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सब लड़के इधर आओ, जैसे मैंने कहा सब लड़के इधर आओ, सब लड़के इधर आओ। अब सब का मतलब कितने भी हो सकते हैं, लड़कों को गिना जा सकता है, और सब में कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते, अनिश्चित है। बहुत व्यक्ति आ रहे हैं, अगला उदाहरण है बहुत व्यक्ति आ रहे। अब कितने आ रहे हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है। बहुत में यानी 2 या 2 से ज़्यादा बहुत व्यक्ति आ रहे हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, बहुत व्यक्ति आ रहे हैं। तो अनिश्चित, इस शब्द से अनिश्चितता का बोध हो रहा है, और व्यक्तियों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर संख्या है, संख्यावाचक विशेषण है, और संख्यावाचक में भी कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस प्रकार से हमने विशेषण जो पढ़ रहे हैं हम संख्यावाचक में 2 प्रकार के, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, और दूसरा है कि जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ केले लाओ, कई बालक खेल रहे हैं, सब लड़के इधर आओ, बहुत व्यक्ति आ रहे हैं, आदि। तीसरा भेद है हमारा, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा जो प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप तोल, माप तोल, माप तोल से संबंधित विशेषता, माप तोल से संबंधित विशेषता अगर प्रकट की जाती है तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिणाम नहीं, यहाँ पर क्या है, परिमाण है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मापतोल की इकाइयां देखिए, लीटर मापने की इकाई है लीटर, मिलीलीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलो, ये मापतोल की इकाइयां हैं, मापने की इकाइयां। और ये अगर किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण में शामिल करते हैं। देखिए 10 लीटर तेल लाओ, पहला उदाहरण है 10 लीटर, यहाँ पर तेल क्या है, संज्ञा है, तेल यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, तेल यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, लेकिन तेल की विशेषता बताई गई है कितने लीटर, 10 लीटर। लीटर यहाँ पर मापन की इकाई है और 10 यहाँ पर संख्या है। तो 10 लीटर तेल लाओ, अर्थात तेल को तोला जाता है, मापा जाता है, गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये गिनने योग्य वस्तु नहीं है, गिनने योग्य संज्ञा नहीं है, इसे तोला या मापा जाता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण में शामिल किया जाता है। अब तेल कितना है, विशेषता बताई गई है तेल की 10 लीटर, तो 10 लीटर यहाँ पर विशेषता बताई गई, अर्थात ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 5 मीटर कपड़ा, अब देखो कपड़े को गिना नहीं जा सकता है, कपड़ा जो है वो क्या है, कितने मीटर है, 5 मीटर, तो मीटर यहाँ पर नापने की इकाई है, और कितने मीटर, 5 मीटर, निश्चित है 5 मीटर कपड़ा
5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर जो ये है वो क्या है, परिमाणवाचक 5 मीटर यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 2 किले केले दो। अब देखो केलों को गिना भी जा सकता है, हमने वहाँ पर संख्यावाचक में भी पढ़ा है, और यहाँ पर जो इकाई है तौल की इकाई है क्या है, किलो, 2 किलो। और किलो मापतोल संबंधी अगर विशेषता प्रकट की जाती है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर 2 किलो इकाई है हमारे मापन की, तौल की इकाई है 2 किलो, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। थोड़ा पानी चाहिए, देखो थोड़ा पानी, मैंने कहा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़े में कितना है, अनिश्चित है, लेकिन पानी को मापा जाता है, मापन की इकाई है, चाहे लीटर में इसे मापा जाए। तो यहाँ पर पानी क्या है, थोड़ा, अर्थात अनिश्चित है, क्या है, लेकिन पानी को क्या है, मापतोल की इकाई में शामिल किया जाता है, इसलिए ये भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब थोड़े में कितना भी हो सकता है, 1 गिलास, 10 लीटर, 20 लीटर, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर मापतोल से संबंधित जो विशेषता प्रकट की जाती है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के, अर्थात मापन की इकाइयों के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा देखते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा मापतोल संबंधी निश्चित विशेषता का बोध होता है। मापतोल की कौन सी विशेषता, निश्चित विशेषता का बोध होता है, तो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। अब यहाँ पर पेट्रोल क्या है, एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई गई है 1 लीटर, ये मापन की इकाई है और ये संख्या, तो 1 लीटर चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, निश्चित संख्या, निश्चित मापतोल की विशेषता प्रकट की जा रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 1 किलो गुड़, अब गुड़ को तोला जाता है और उस गुड़ एक संज्ञा और इसकी विशेषता प्रकट की जा रही है, कितना, 1 किलो, तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। 10 किलो अनाज, अब अनाज क्या है, संज्ञा है, तोला जाता है 10 किलो, तो यहाँ भी निश्चित संख्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा देखते अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल संबंधी, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल संबंधी अनिश्चित विशेषता का बोध होता है, अनिश्चित विशेषता का बोध होता है, तो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी मापतोल की निश्चितता नहीं होती, अनिश्चितता होती है, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। कुछ मीटर कपड़ा, अब देखो कपड़ा क्या है, मापन की इकाई है इसकी मीटर, और लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है, कुछ मीटर, कुछ जो शब्द है यहाँ पर अनिश्चितता का बोध करवाता है, अनिश्चितता का बोध करवाता है। कुछ मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ किलो अनाज, अब अनाज कितना भी हो सकता है, या कुछ अनाज या कुछ किलो अनाज कितना भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ किलो केले, देखो केलों को तोला जाता है, कुछ किलो केले, अब कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितने भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित है। और जहाँ भी अनिश्चितता का बोध होता है और मापतोल संबंधी विशेषता है, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ज़्यादा पानी, अब पानी ज़्यादा कितना भी हो सकता है और पानी को मापा या तोला जाता है, नापा जाता है लीटर में, तो उसी प्रकार यहाँ पर ज़्यादा जो है वो क्या है, अनिश्चितता का बोध करवाता, अनिश्चित।
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। थोड़ा तेल लाओ, थोड़े में कितना भी हो सकता है, 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, कितना भी, मिलीलीटर में भी हो सकता है। तो देखिए आप, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध करवाया गया, और जहाँ भी अनिश्चित मात्रा संबंधी या मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। चौथा प्रकार आता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए आप, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह विशेषण सर्वनाम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सर्वनाम से, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। पहली बात है कि संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत किया जाता है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी बात है कि यह विशेषण सर्वनाम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सर्वनाम से बने होते हैं। यह विशेषण किससे बने होते हैं? सर्वनाम से बने होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस गेंद को मत फेंको। देखो आप, इस गेंद को मत फेंको। यहाँ पर गेंद क्या है? संज्ञा है। क्या है? गेंद यहाँ पर संज्ञा है, और इस शब्द से इस गेंद की ओर, संज्ञा की ओर क्या किया गया है? संकेत किया गया है। क्या किया गया है? संकेत। इस गेंद को मत फेंको, तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या है? संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर इस जो है वो संकेतवाचक विशेषण है। इस शब्द के द्वारा संकेत किया जा रहा है संज्ञा की ओर, तो इस यहाँ पर ये संकेत कर रहा है गेंद की ओर, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। अर्थात यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? संकेतवाचक विशेषण। कोई सज्जन आए, कोई, अब यहाँ पर सज्जन क्या है? संज्ञा है, और संकेत किया गया कोई सज्जन आए, कोई सज्जन आए। अब कोई क्या है? कोई, इसके द्वारा संकेत किया जा रहा है किसकी ओर? संज्ञा की ओर, इसलिए कोई यहाँ पर क्या है? और ये सर्वनाम है। हमने पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ, तो कोई क्या है? सर्वनाम है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़िए। तो यहाँ पर उस पुस्तक की ओर संकेत किया गया है। उस पुस्तक, उस सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये संकेत के रूप में संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अब देखो, यहाँ पर पुस्तक की ओर संकेत किया गया, ये पुस्तक मेरी है, मेरी है। अब यह पुस्तक मेरी है। देखिए आप, ये हमने पढ़ा था, वहाँ पर सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पर क्या है? संज्ञा। पुस्तक क्या है? एक संज्ञा है, और यह के द्वारा इधर पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है, ये सर्वनाम है। ये सर्वनाम से बने होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। लेकिन ये पुस्तक की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये विशेषता बता रही है, ये पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी को हम पढ़ते हैं, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। देखिए आप, यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संकेत नहीं है, यहाँ पर क्या है? निश्चितता का बोध करवाया गया। ये मेरी पुस्तक है, तो ये मेरी पुस्तक यहाँ पर निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने वहाँ भी पढ़ा था कि यह, ये, वह, वे और वो का क्या है?
निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। ये उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम का है। अब ये सर्वनाम के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और विशेषण ये संज्ञा और सर्वनाम की और संकेत भी करते हैं, तो संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। और ये अगर किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं तो फिर ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। आगे देखिए, पांचवा प्रकार और अंतिम प्रकार है हमारा विशेषण का व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्या है? ऐसे शब्द जो मूल रूप से क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हैं। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हैं। देखो यहाँ नाम से स्पष्ट व्यक्तिवाचक, अर्थात मूल रूप में ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण मूल रूप से संज्ञा ही होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, परंतु ये किसी वाक्य में जब प्रयुक्त किए जाते हैं तो वहां पर ये क्या करते हैं? किसी की विशेषता, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं जयपुर। जयपुर क्या है? एक संज्ञा है, किसी स्थान का नाम है। हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? जयपुर एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें कुछ प्रत्यय जोड़ने से या वाक्य में प्रयोग करने से ये किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं तो फिर इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें हम जयपुर एक संज्ञा है और इसमें ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता जयपुरी। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी और इसमें हमने ये प्रत्यय जोड़ा थी, ये बन गया व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या बन गया? व्यक्तिवाचक विशेषण जयपुरी। ऐसे जोधपुर एक संज्ञा है, एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है और इसमें ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? जोधपुरी। बीकानेर एक स्थान का नाम है और इसमें ये प्रत्यय जोड़ा तो बीकानेरी। ये विशेषता प्रकट करने लग गए। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इनमें कुछ प्रत्यय जोड़ने से ये विशेषता प्रकट करते हैं। राजस्थान एक प्रांत का नाम है, एक संज्ञा है और इसमें ये प्रत्यय जोड़ने पर ये राजस्थानी लोग, राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी गणवेश, राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी भाषाएं, राजस्थानी बोलियां, इस प्रकार से ये क्या है? ये प्रत्यय जोड़ने पर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक विशेषण में आ जाते हैं, क्योंकि ये विशेषता प्रकट करने लग जाते। भारत एक देश का नाम है, संज्ञा है और इसमें ये प्रत्यय हमने जोड़ा भारत एक संज्ञा है, एक देश का नाम है, हमने पढ़ा था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें ये प्रत्यय हमने जोड़ा है तो ये भारतीय, और भारतीय क्या है? एक विशेषता प्रकट कर रहा है। भारतीय लोग, भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति। तो इस प्रकार से कुछ शब्द मूल रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त करने पर वो अन्य संज्ञा शब्द की क्या करते हैं? विशेषता प्रकट करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी। अब यहाँ पर बनारस एक शहर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये प्रत्यय जोड़ा और वो विशेषता प्रकट कर रहा है, बनारसी साड़ी। यहाँ पर क्या है? साड़ी संज्ञा है। इस प्रकार से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। कश्मीरी सेब क्या है? संज्ञा है और कश्मीर एक प्रांत का नाम है, लेकिन वो प्रसिद्ध है वहाँ के कश्मीरी सेब, तो कश्मीरी यहाँ पर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जयपुरी रजाइयाँ, जयपुर से जयपुरी रजाइयाँ संज्ञा है और जयपुर क्या है? एक शहर का नाम है और ये प्रत्यय जोड़ने पर जयपुरी रजाइयाँ, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। जोधपुरी कोट, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी मोचड़ियाँ, जोधपुरी सापे। इस प्रकार से
व्यक्तिवाचक संज्ञा मूल रूप में, जो व्यक्तिवाचक विशेषण है मूल रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, परंतु कुछ प्रत्यय जोड़ने पर या फिर उनको वाक्य में प्रयोग करने पर किसी संज्ञा अन्य संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से हमने विशेषण 5 प्रकार पढ़े विशेषण के। पहला हमने पढ़ा है गुणवाचक, संख्यावाचक, फिर उसके बाद में परिमाणवाचक। चौथा प्रकार पढ़ा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और अंतिम पांचवा हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसके बाद में आता है परिविशेषण। हमने वहां भी देखा था परिविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, परिविशेषण कहलाएंगे। वह बहुत परिश्रमी है, वह बहुत परिश्रमी है, अर्थात बहुत मेहनती है वह। अब यहाँ पर क्या है, वह सर्वनाम है, वह क्या है, यहाँ अलग से ले लेते हैं हम, वह बहुत परिश्रमी है। अब देखिए यहाँ पर वह क्या है, यहाँ पर क्या है, वह सर्वनाम है, वह यहाँ पर सर्वनाम है, और परिश्रमी यहाँ पर क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। लेकिन वो परिश्रमी है, बहुत परिश्रमी, ये विशेषण की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसलिए बहुत शब्द यहाँ पर क्या है, पर विशेषण है। क्या है, पर विशेषण। यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण है शीला अति विनम्र लड़की है। अब देखो यहाँ पर शीला अति विनम्र, शीला अति विनम्र लड़की है, शीला अति विनम्र लड़की है। अब देखो शीला यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, अति विनम्र यहाँ पर विनम्र क्या है, यहाँ पर विनम्र क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। लेकिन विनम्र में भी अति विनम्र है, तो यहाँ पर ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा अति शब्द, इसलिए ये अति क्या हो जाएगा, पर विशेषण हो जाएगा, पर विशेषण हो जाएगा। अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण की रचना किस प्रकार से होती है, विशेषण का निर्माण कैसे होता है। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण भी बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से हम विशेषण बनाते हैं, संज्ञा और प्रत्यय जोड़कर। तो संज्ञा में कुछ प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण का निर्माण करते हैं। जैसे रंग संज्ञा है, अब इसमें इन प्रत्यय जोड़ाते क्या बना शब्द रंगीन। रंगीन क्या है, विशेषता प्रकट करता है, विशेषण है। राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक देश क्या है, राष्ट्र एक संज्ञा है, और इसमें ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, राष्ट्रीय। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय शब्द विशेषता प्रकट करता है, विशेषण है। स्वर्ण संज्ञा है, इम प्रत्यय जोड़ा स्वर्णिम, सुनहरा। तो यहाँ पर ये क्या है, स्वर्णिम इम प्रत्यय जोड़ने पर यह विशेषण का निर्माण हो गया, विशेषता प्रकट करता है। बनारस, बनारसी, जयपुर, और इसमें यह प्रत्यय हमने जोड़ा तो जयपुरिया। देखिए आप, विशेषता प्रकट करने लग जाते। तो संज्ञा से भी हम विशेषणों का निर्माण करते हैं। दूसरा है सर्वनाम से, जैसे मैं सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण है, और इसमें एरा प्रत्यय जोड़ते तो क्या हो गया, मेरा। मेरा क्या है, यहाँ पर विशेषण है। तुम, यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें आरा प्रत्यय जोड़ा हारा, तो तुम्हारा, ये क्या हो गया, विशेषण। तो सर्वनाम से भी विशेषणों की रचना होती है। तीसरा प्रकार है क्रिया से विशेषण। वंदन, योग ये, वंदनीय, वंदनीय, पूजनीय, ये क्या है, वंदनीय, ये विशेषण है। अर्थात ये क्या है,
क्रिया से बना हुआ विशेषण है, इसलिए ये वंदनीय है। ये प्रत्यय जोड़ने पर ये किसी की विशेषता प्रकट करने लग जाते हैं। लोट प्लस प्लस एरा लुटेरा, लोट प्लस एरा लुटेरा विशेषण। झगड़ प्लस आलू झगड़ालू, झगड़ प्लस आलू झगड़ालू। तो क्रिया से भी विशेषणों की रचना होती है। चौथा है अव्यय से विशेषण कैसे बनते हैं, देखिए। बाहर अव्यय हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे किसी भी वाक्य में प्रयुक्त किए जाए। अब इसमें ये प्रत्यय जोड़ा तो बाहरी बना, क्या बना, बाहरी। और बाहरी से क्या है, एक विशेषता प्रकट करता है बाहरी शब्द। तो अव्यय से भी विशेषणों की रचना होती है, ये विशेषण है। पीछे प्लस लाभ पिछला, तो पीछे प्लस लाभ पिछला, तो ये भी क्या है, विशेषण है। अब विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती हैं विशेषण की? 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। मूलावस्था, विशेषण मूल रूप में ही होता है, मूल रूप में ही होता है। विशेषण अपने मूल रूप में ही होता है, अर्थात अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती। जहां पर विशेषण की अन्य संज्ञा सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती, वह विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? मूला अवस्था होती है। कौन सी होती है? मूला अवस्था होती है। शकुंतला होशियार हैं। अब होशियार जो है वो क्या है? मूला अवस्था विशेषण की। रमा चालाक है, रमा क्या है? चालाक है। यहाँ पर किसी से तुलना नहीं की जा रही, अर्थात विशेषण अपने मूल रूप में है। किस रूप में है? मूल रूप में। और जहाँ पर अन्य संज्ञा सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती, वहां पर विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? मूलावस्था होती है। दूसरा है उत्तरावस्था। 2 संज्ञा सर्वनाम में परस्पर तुलना की जाती, एक को दूसरे से घटिया या बढ़िया बताया जाता है, बेहतर बताया जाता है या कमतर बताया जाता है, तो वहां पर उत्तरावस्था होती है विशेषण की। कौन सी? और ये अवस्था बनाने के लिए, ये अवस्था बनाने के लिए क्या किया जाता है? विशेषण से ठीक पूर्व। किससे? विशेषण से, विशेषण से ठीक पूर्व से पद का, कौन से पद का? से पद का प्रयोग कर लिया जाता है। से बेहतर, से श्रेष्ठ, से अच्छा, से होशियार, तो वहां पर क्या हो जाएगा? विशेषण की उत्तरावस्था हो जाएगी। अर्थात जहां पर परस्पर दो संज्ञा सर्वनाम में परस्पर तुलना की जाती, एक को कमतर और एक को बेहतर बताया जाता है, तो वहां पर विशेषण की दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था। अब ये उत्तरावस्था का निर्माण कैसे किया जाता है? मूला अवस्था में क्या है? से पद का प्रयोग कर लिया जाता है विशेषण से ठीक पहले। दूसरा, या फिर विशेषण के साथ तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो वह विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाती है? उत्तरावस्था। जैसे उच्च मूलावस्था है और इससे हमने उत्तरावस्था बनाई है, कौन सी? तर प्रत्यय जोड़ के। से उच्चतर, मोहन राम से उच्चतर है, मोहन राम से उच्चतर है, अर्थात यहाँ पर तर प्रत्यय हमने तर प्रत्यय जोड़ दिया है। या फिर से ऊंचा, से उच्च, से ऊंचा या से उच्च, अरावली पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला से ऊंचा है। से ऊंचा है, तो से पद का प्रयोग करने से या तर प्रत्यय जोड़ने से विशेषण की उत्तरावस्था की रचना होती है। शकुंतला रमा से होशियार है। देखो मूलावस्था में हमने पढ़ा था शकुंतला होशियार, यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही, और यहाँ पर शकुंतला रमा से, तो यहाँ पर ठीक पहले हमने से पद का प्रयोग किया। किसका? विशेषण से ठीक पहले से पद का प्रयोग किया, तो शकुंतला रमा से होशियार हैं। तो से होशियार तुलना के अर्थ में, जहाँ पर दो के बीच में तुलना की जाती है, वहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? उत्तरा अवस्था होती है। अगला है उत्तमा अवस्था। तीसरी जो हमारी अवस्था है विशेषण की, वो है एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना सभी से की जाए, वह उत्तमा अवस्था कहलाती। यानी सबसे श्रेष्ठ बताया जाए, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर बताया जाए, तो वहां पर विशेषण की अंतिम अवस्था जो होती है उत्तमा अवस्था होती है। और ये अवस्था बनाने के लिए देखिए आप, ये या तो विशेषण सबसे ठीक पहले सबसे पद का प्रयोग कर लिया जाता। हमने उत्तरावस्था में पढ़ा था कि विशेषण से ठीक पहले से पद का प्रयोग किया जाता है, से बेहतर, और यहाँ प्रयोग किया जाएगा सबसे पद का।
विशेषण से ठीक पहले कौन से पद का, सबसे पद का प्रयोग कर लिया जाता, या फिर विशेषण के साथ तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता। कौन सा, तम प्रत्यय जोड़ दिया, उत्तम, श्रेष्ठतम, उच्चतम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा है, पहले ये मूलावस्था है, मूलावस्था है, यहाँ पर उत्तरावस्था है और ये उत्तमावस्था है। देखिए उच्च मूलावस्था, तर प्रत्यय जोड़ा उच्चतर, और उत्तमावस्था उच्चतम। उदाहरण देखते हैं, शकुंतला सबसे होशियार है, शकुंतला सबसे होशियार है। उत्तमावस्था विशेषण की कौन सी अवस्था है, सबसे पद का प्रयोग किया गया है। किसके पहले, विशेषण से ठीक पहले अगर सबसे पद का प्रयोग कर लिया जाता है तो वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। आरती सुंदर है, क्या है, आरती सुंदर है, मूलावस्था है, क्या है, विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूला अवस्था है। आरती भारती से सुंदर है, दो में परस्पर तुलना की जा रही, दो या दो से अधिक में क्या है, परस्पर तुलना की जाती है संज्ञा और सर्वनाम में, तो वहां पर विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, वहां पर उत्तरावस्था होती है। आरती भारती से सुंदर है, तो से यहाँ पद का प्रयोग किया गया, से सुंदर है, तो ये उत्तरावस्था है। विशेषण की कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था। आरती सबसे सुंदर है, अब यहाँ पर सुंदर के आगे ठीक पूर्व कौन से पद का प्रयोग हुआ, सबसे, और ये विशेषण की उत्तमावस्था कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, उत्तमावस्था, उत्तमा अवस्था। इस प्रकार से विशेषण की अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था विशेषण मूल रूप में ही होता है, लेकिन उत्तरावस्था अगर में परिवर्तित हम करते हैं या उत्तरावस्था की विशेषण की रचना करते हैं तो उसमें से पद का प्रयोग कर लिया जाता है, या फिर उस विशेषण में तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। उत्तमावस्था के लिए हम सबसे पद का प्रयोग विशेषण से ठीक पहले कर लेते हैं, या फिर हम तम प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो इससे क्या है, विशेषण की उत्तमावस्था का निर्माण होता है। अब देखिए कुछ उदाहरण हमने लिए, मूलावस्था, ये उत्तरावस्था और ये उत्तमा अवस्था। सुंदर मूलावस्था है, इससे उत्तरावस्था होगा सुंदरतर, सुंदरतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघु, लघुतर, लघुत्तम, सबसे श्रेष्ठ, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो यहाँ पर मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का निर्माण किया जा सकता है। अब आता है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। यह भी विशेषण में महत्वपूर्ण है, यह शब्द भी विशेषण में महत्वपूर्ण है। उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे और विधेय विशेषण किसे कहेंगे। एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, इनका प्रयोग होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया का। अब देखिए उद्देश्य किसे कहेंगे, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य कहलाता। जो कर्ता है वाक्य में वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। विधेय, वाक्य में कर्ता के साथ कर्ता के संबंध में कहा गया कथन विधेय कहलाता। यानी वाक्य में कर्ता के लिए जो कहा गया कथन है वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। जैसे बुद्धिमान छात्र धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर देखते हैं हम, छात्र पुस्तक पढ़ता है, ये सामान्य है, सामान्य वाक्य है। यहाँ पर ये कर्ता है, क्या है, कर्ता, और ये कर्म है, ये वो क्या है, कर्म, और वो पढ़ने का कार्य कर रहा है, ये क्रिया है। कर्ता, योग, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सामान्य वाक्य है, लेकिन हमने कहा कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। अर्थात कर्ता यहाँ पर क्या है, छात्र, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, उद्देश्य। क्या कह सकते हैं, उद्देश्य। और विधेय किसे कहते हैं, वाक्य में कर्ता के संबंध में कहा गया कथन क्या कहलाएगा, विधेय। अर्थात यहाँ पर पुस्तक और क्रिया, कर्म और क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम विधेय कह सकते हैं। कर्ता के संबंध में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, बुद्धिमान छात्र धार्मिक पुस्तक पढ़ता है।
तो यहाँ पर छात्र क्या हो गया, कर्ता क्या हो गया, अर्थात उद्देश्य। और यहाँ पर पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया, यहाँ पर पुस्तक पढ़ता है, क्या हो गया, ये विधेय, ये विधेय और ये उद्देश्य, कर्ता क्या हो गया, उद्देश्य। अब देखिए यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है। बुद्धिमान छात्र, छात्र कैसा है, बुद्धिमान, अर्थात विशेष्य के उद्देश्य की अगर विशेषता बताई जाती है तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बुद्धिमान क्या है, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। और यहाँ पर विधेय की विशेषता बताई जा रही है धार्मिक के द्वारा। पुस्तक कैसी है, धार्मिक है, तो ये हो जाएगा धार्मिक जो शब्द है विधेय विशेषण, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। दूसरा देखते हैं, बेईमान छात्र चला गया। अब छात्र यहाँ पर क्या है, छात्र यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है, क्या है, उद्देश्य, और इसकी विशेषता बताई गई है बेईमान से छात्र कैसा है, बेईमान, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। बेईमान क्या है, उद्देश्य विशेषण। राम लखन होशियार हैं, राम लखन क्या है, होशियार हैं, राम लखन क्या है, होशियार हैं। देखिए आप, राम लखन होशियार है, सामान्य वाक्य हैं, यहाँ पर होशियार हैं। अब यहाँ पर क्या है, राम लखन करता है, क्या है, कर्ता, अर्थात उद्देश्य, उद्देश्य। लेकिन इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही, इसकी विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा, होशियार है, अर्थात ये राम लखन के बारे में कहा गया कथन है, इसलिए होशियार क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कर्ता या उद्देश्य से ठीक पहले उसकी विशेषता के लिए कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और कर्ता या उद्देश्य के बाद अगर उसकी विशेषता बताई जाती है तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए आप, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, संज्ञा और संज्ञा के ठीक पहले अगर उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक पहले संज्ञा से पूर्व अगर कोई विशेषता प्रकट की जाती है तो उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण, और संज्ञा के ठीक बाद अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम कह सकते हैं विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। तो इस प्रकार से उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण हमने पढ़ा है कि अगर संज्ञा के ठीक पहले किसी शब्द के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण, और संज्ञा के ठीक बाद किसी शब्द के द्वारा उसकी विशेषता बताई जाती है तो उसे हम कहेंगे विधेय विशेषण। वाक्य में अगर बाद में प्रयुक्त होता है विशेषता बताने वाले शब्द, विधेय विशेषण कहलाएगा, और संज्ञा से ठीक पहले अगर प्रयुक्त होता है तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, बुद्धिमान छात्र, बुद्धिमान छात्र, और बुद्धिमान छात्र, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक। अब यहाँ पर देखिए छात्र क्या है, उद्देश्य है, क्या है, उद्देश्य। अब हमने लिखा है कि संज्ञा से ठीक पहले अगर कोई शब्द विशेषता बताता है तो उसे क्या कहेंगे, हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या है, उद्देश्य विशेषण है। और संज्ञा के ठीक बाद अगर विशेषता किसी शब्द के द्वारा बताई जाती है तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विधेय विशेषण, क्या कहेंगे, उद्देश्य के ठीक बाद अगर विशेषता बताई जाती है तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण
की सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद में हम अगली कक्षा में विकारी शब्दों में क्रिया पर चर्चा करने वाले हैं। अगला जो हमारा वार्ता का विषय होगा वो होगा क्रिया।